नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, जहां हमारा फॉर्मूला आया था KQ/R²। E की इक्वल आया था, ये हमारा फॉर्मूला आया था। यस है ना। तो अब हमारा जो इसमें टॉपिक है ना, जो अभी इस वीडियो का टॉपिक है, लास्ट वीडियो से हम आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो टॉपिक, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग इन वीडियोस को एकदम प्रॉपर देखने के बाद अपने नोट्स बना रहे हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप फीडबैक देते हो तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। और मेरे कुछ अभी और प्लान्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपके कम से कम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अब आपको जो रिलेशन ढूंढना है वो ढूंढना है स्मॉल m एंड कैपिटल E नॉट। EM होता है माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E नॉट होता है निर्वात में विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आप लिख लेना, ठीक है। मैं संबंध कि हम इसमें किस तरीके से संबंध यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें संबंध कैलकुलेट करने के लिए हम लिखना है वी नो दैट ये डाल लिखना है ना, इसको ये हो जाएगा E नॉट। तो E नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये क्या की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी ऑल्सो नो दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी ऑल्सो नो दैट एप्सिलॉन m मतलब EM, अगर मीडियम की बात करें, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q/R²। क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अगर हम बात करें समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं E नॉट अपॉन EM इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q/R²। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, बचता है एप्सिलॉन m। तो E नॉट अपॉन EM इक्वल्स टू, ये चला जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन r के। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है हमारा EM इक्वल्स टू एप्सिलॉन r। और ये एप्सिलॉन r को हमने पढ़ा रखा है, क्या होता है, परावैद्युतांक, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम में विद्युतशीलता, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये वाला टॉपिक, इसमें इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप ये विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो ध्यान से कि आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरीके से वर्क करता है। आवेशों कारण, आवेशों के निकाय, निकाय के साथ जोड़ लो, निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। हम इसके लिए बात करें, देखो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है ना, उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत के हिसाब से ही ये है। इसमें लिख लीजिए एक लाइन सिंपल सी है, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश, तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है, सदिश योग के तुल्य होती है, ठीक है। और लिख देना नीचे E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस EN। क्लियर। यहां से अगर अपन कह सकते हैं तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत के बिहाफ पे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके लिए बात करें, एग्जांपल जैसे वहां पर हमने किया था, बहुत सारे हमारे पास आवेश थे, उन्हीं आवेशों के बिहाफ पे किसी एक आवेश पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए
हम किस तरीके से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, दूसरा चार्ज यहाँ है, तीसरा यहाँ ले लेते हैं, चौथा यहाँ ले लेते हैं और लास्ट एन यहाँ ले लेते हैं, ये तो हो जाएगा क्यू एन। बहुत सारे चार्जेस हैं सिमिलर, लेकिन हमने क्यू वन, इसको हमने बोल दिया क्यू टू, और ये हो गया अपना क्यू थ्री। हम इसके लिए बात करें, जो इसकी रेफरेंस पॉइंट है वो आर नोट, इसकी जो पोजीशन है वो आर नोट वेक्टर है, इस चार्ज की जो पोजीशन है वो आर वन वेक्टर है, और इस चार्ज की जो पोजीशन है मतलब इसकी स्थिति है वो क्या है, आर टू वेक्टर है, और इस वाले चार्ज की जो स्थिति है पोजीशन है हम उसके लिए बात करें तो वो क्या हो गई अपनी आर थ्री वेक्टर, और इस वाले चार्ज की जो है आर एन वेक्टर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इन सभी चार्जेस के थ्रू, सभी चार्जेस के जो सभी आवेशों का जो इसके ऊपर प्रभाव है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए तो E1 हो गया भाई, E1 जीरो, मतलब 1 से 0 है तो यहाँ पे R1 जीरो लगा देना। अगर Q2 की वजह से हम बात करें तो ये E2 हो गया भाई, E2 जीरो, तो E2 जीरो हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी मतलब स्थिति होगी इसकी R2 जीरो हो जाएगी। अगर हम Q3 से बात करें तो Q3 अपना ये हो गया, एक E3 हो गया, तो यहाँ पे E3 के लिए हम बोल सकते हैं तो R03 हो गया, सॉरी R30 वेक्टर। और सिमिलरली हम Qn के लिए बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, Qn हो गया, सॉरी Qn के लिए बात करें तो En हो गया, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं En वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा Rn0 वेक्टर। ठीक है, अब हम यहीं से इन्हीं को लेके हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि E1 वेक्टर हमने स्टडी किया था, E1 वेक्टर, E1 जीरो वेक्टर, तो Q1, तो Q नॉट तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q1 बचेगा, तो क्या बचेगा Q1 के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, R10 स्क्वायर। इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ के साथ में यहाँ पे क्या जाएगा R10 क्या। अगर सिमिलरली हम E20 की बात करें, E20 की बात करें तो क्या हो जाएगा के Q2 अपॉन R20। अब कह लो सर यहाँ पे आपने मोड क्यों नहीं लगाया, देखो अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वहां पे अपन मोड को, वहां पे हम मोड को यूज नहीं भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे है तो यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ वेक्टर है और चार्ज आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब कि सदिश राशि नहीं है, 20 स्क्वायर, और यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे En0 की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू एन अपॉन यहाँ Rn0 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे Rn0 कैप। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में तो यहाँ पर लिख देना नाउ अकॉर्डिंग टू लो, सॉरी हिंदी में लिखेंगे, नियम के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E10 E20 प्लस डैश 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 प्लस En0, और सब पे क्या लगा दीजिएगा, वेक्टर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो E वेक्टर इक्वल्स टू, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, के Q1 अपॉन क्या हो जाएगा R10 वेक्टर का स्क्वायर, R10 कैप प्लस के Q2 अपॉन R20 वेक्टर का स्क्वायर, और R20 कैप प्लस डैश 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 प्लस Qn और Rn0 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे लगा दीजिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे E वेक्टर इक्वल्स टू, जो कॉमन है K कॉमन है ले लीजिएगा, तो कहते Q1 R10 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R20 वेक्टर और R20 कैप प्लस डैश डैश, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, E वेक्टर इक्वल्स टू के समेशन I इक्वल्स टू 1 टू लेके n, और Qi अपॉन RI0 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और I0 कैप। ये आपको क्या आ गया, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या आ गया, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके आगे हम जो हमारा जो इसमें चाहो तो एक दो लाइन लिख लो इसके लिए, इसके नीचे ये डायग्राम बना, डायग्राम नीचे लिखना। माना कोई आवेश Q नोट
माना कोई आवेश Q नॉट तथा उस पर अन्य आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E10, E20, डैश 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 En0 है तो डैश लगा देना और फिर ये लिख देना। ठीक है, बाकी ज़्यादा अपनों को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला जो अपना टॉपिक है हम उसकी ओर बढ़े तो वो टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम अगले टॉपिक की ओर बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात करें तो आपको पता है कि हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण होता है और किसी आवेश का जो प्रभाव होता है उसी की वजह से हमारा क्या आता है, विद्युत क्षेत्र आता है। और उस विद्युत क्षेत्र के लिए हम बात करें तो सिंपल सा हम समझ सकते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इजी है भाई। कोई एक आवेश है, इसकी वजह से इसका यहां तक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है, एक आवेश है Q। अब इस विद्युत क्षेत्र को हम इमेजनरी मतलब काल्पनिक रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, काल्पनिक रेखाओं से। किससे प्रदर्शित करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र को हम काल्पनिक रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। वही काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो लिखिएगा डेफिनेशन, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं, प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, फुल स्टॉप। अब नीचे लिखेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, मैं यहाँ पे 5-7 गुणधर्म बताऊंगा आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। अब आ गया अपना गुणधर्म। इसमें सबसे पहले लिखेगा पॉइंट पहला, देखो पॉइंट पहले को मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे इजी सा है। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपना, धन आवेश जो होता है ना, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी दिशा होती है बाहर की तरफ। किसकी तरफ होती है, बाहर की तरफ। और जो ऋण आवेश होते हैं ना, उनकी जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो होती है अंदर की तरफ। कहाँ होती है, अंदर की तरफ। ये बात तो आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट तो अपना ये बन गया। लिखो, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है। दोनों डायग्राम बना देना, ठीक है। अब आप पहुंचते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप में नहीं होती। कहने का मतलब ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये लूप नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो लूप ये नहीं है। लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी लूप नहीं बनाती हैं या लूप में नहीं होती है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो ध्यान रखना, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह से, आवेश की सतह से लंबवत बाहर की ओर या लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर आती है। बिल्कुल लंबवत आती है इस पर, मतलब कि जो इस पर निकलने वाली होती है लंबवत बाहर निकलती है या लंबवत ही अंदर की ओर आती है, ठीक है। चाहो तो इस डायग्राम को दोबारा बना लेना थर्ड पॉइंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये रिपीट हो जाएगा डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखेगा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी तथा
कारुव में हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं और कारुव में भी हो सकती हैं, कर्व में भी हो सकती हैं। यदि किसी कर्व के किसी बिंदु पर यदि किसी कर्व के किसी बिंदु पर यदि किसी कर्व के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करती है, इस तरीके से। और ये डायग्राम बना लेना भाई। अब इस देखो, यहाँ दिशा इसकी ये है, यहाँ इसकी दिशा ये है और यहाँ इसकी दिशा ये है। ये P बोल दे, इसको P बोल दे, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, मतलब कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की अधिक संख्या आवेश के अधिक परिमाण को तथा कम संख्या आवेश के कम परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। जैसे अगर ये बहुत ज्यादा पास पास है तो यहाँ पे जो आवेश का परिमाण होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि हाई होगा अगर हम बात करें, है ना। और अगर यहाँ पे बहुत दूर दूर है तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब कि इस तरीके से और इस तरीके से कभी नहीं होती, ये गलत है। कभी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव होती हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुसार संभव नहीं है। दो दिशा होती है कटान बिंदु पर जो कि पॉसिबल नहीं, एक ही लाइन में दो दिशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम करीबन 60 to 70% इस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, उसके अलावा एक टॉपिक और, उसके बाद फिर जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हमारा है विद्युत द्विध्रुव, ध्यान समझना इसको, क्या होता है ये द्विध्रुव। देखो, द्वि का मतलब होता है दो और ध्रुव जानते हो आप, जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी तरीके से इसको क्या बोल देंगे, ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है कोई पोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल, ठीक है। दो ध्रुव, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत। अब विद्युत का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, आवेश। तो कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो लिखेगा विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखेगा, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, परस्पर अत्यल्प मतलब बहुत कम दूरी पर उपस्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। एक भाई देख, परिमाण दोनों का सेम है। अगर हम बात करें तो -q परिमाण प्लस q, ये तो है सेम, लेकिन दोनों की प्रकृति, इसकी नेगेटिव है इसकी पॉजिटिव, अलग अलग है और एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर आ गया अपना आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है रोटेट होना, रोटेट मतलब घूमना, अक्ष पर
घूमना, आघूर्ण मतलब घूमना, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, यही है बस, आघूर्ण का मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2a। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा P इक्वल्स टू क्यू डॉट 2a। अब हम इसी को लिखेंगे और ये एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, लिखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल, उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। को एक आवेश और उनके मध्य की दूरी गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिखेगा यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। अब नीचे लिख लेना सूत्र, और सूत्र के लिए हम बात करें तो P इक्वल्स टू क्यू डॉट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका सूत्र निकालें तो Q का होता है कूलाम और इसका होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर में समझना भाई, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे कूलाम गुणा मीटर, ये सब क्या होता है, मात्रक हो गया भाई, ये मात्रक हो गया, ये सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया। अब V मान निकाल लेते हैं, V मान निकालें तो m नॉट L1 A1 और T1, भाई कूलाम का होता है A1 T1, मीटर का होता है L1, तो यहां से मैंने इसको निकाल दिया, तो ये क्या हो गई, इसकी वीमा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, इसकी वीमा हो गई, है ना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वो है उदाहरण। इसके उदाहरण के लिए और बात कर लेते हैं। उदाहरण, अगर इसके उदाहरण के लिए हम बात करें तो 2-3 है, H2O HCl। कैसे भाई, देखो H2O को अगर हम तोड़ते हैं 2 भागों में टूट जाता है, प्लस O, H2 प्लस O, तो H2 प्लस आ जाता है और इस पे क्या जाता है माइनस, ये तो ये टूट गया, ये द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। ऐसे HCl को देखो भाई, HCl भी 2 भागों में टूट जाता है, H प्लस और Cl नेगेटिव, तो ये हम नेगेटिव आवेश आ गया, इस पे धनात्मक आवेश आ गया, तो ये भी किसका उदाहरण है, द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ध्यान समझना, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अक्ष के कारण, एक होता है निरक्ष के कारण, ठीक है। सबसे पहले हम अक्ष के कारण पढ़ेंगे, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही होता है भाई, यहाँ समझना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है 2 प्रकार के, एक तो होता है अक्ष पर और दूसरा होता है निरक्ष पर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पहले अक्ष पर, तो मैं निरक्ष को हटा रहा हूँ यहाँ से। अक्ष पर पढ़ेंगे तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये 2 ध्रुव है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, इनके बीच में कोई O है, ये डिस्टेंस स्मॉल a हो गई और यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल a हो गई। आप कह रहे थे ना कि सर ये दोनों को जो ट्वाइस ए क्यू माना था, ट्वाइस ए इसलिए माना था कि हम इसको ए में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ओनली ए मानते हो तो फिर a/2 करना पड़ता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अपने को इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अपन इसको सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना था। अब मान लीजिए अक्ष पे कोई यहाँ पे P बिंदु अवेलेबल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है। अब सबसे पहले धनात्मक आवेश कारण बात करें तो यहाँ पे कितने डिस्टेंस हो गई भाई, यहाँ से और यहाँ से इसकी डिस्टेंस O बिंदु से R है, इस बिंदु की R है, तो यहाँ पे Q भाई A तो हो जाएगा R माइनस A, तो यहाँ पे दूरी कितना हो गई, R माइनस A, तो ये डिस्टेंस हो गई अपनी R माइनस A, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या हो गई, R प्लस A। कैसे भाई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो R और यहाँ से लेके A, तो R प्लस A हो गई, ठीक है। अब प्लस के कारण तो बाहर की तरफ हो जाएगा, इसको बोल देंगे E1, और माइनस के कारण कितना हो जाएगा, अंदर की तरफ, इसको हम बोल देंगे E2। तो सबसे पहले लिखो धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल दिया भाई, E1 बोल दिया। यहाँ इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया भाई।
तो यहाँ पे बी पी, अब इसकी जो डायरेक्शन है बी से पी की तरफ है ना, तो यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी बी टू पी। तो यहाँ पे देखो के क्यू, अब यहाँ धनात्मक आवेश है, धनात्मक ले लिया हमने, और यहाँ पे आर माइनस ए का मैग्नीट्यूड ले लिया और इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आर कैप, और जो दिशा है वो है बी से पी, ठीक है, बी से पी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा है इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर इक्वल्स टू K माइनस क्यू अपॉन R प्लस ए का वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगी आर कैप, और ये हो जाएगा भाई P2A दिशा, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसका कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है उसको देखो ध्यान से अपन। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको निकाले यहाँ पे, तो E इक्वल्स टू, देखो भाई अब यहाँ पे होता है E1 प्लस E2 दोनों, लेकिन अब यहाँ पे दोनों की दिशा अलग है, तो यहाँ पे अगर इसको हम, ये तो माइनस आ रहा है ना, तो मोड में माइनस खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर दिशा चेंज करते हैं, तो मैं इसी स्टेप में अगर बदलना चाहूँ तो A2P हो जाएगा, अगर इसको माइनस कर दें तो E2 इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर कैप, और A2P हो जाएगा। A2P होते ही दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करें तो सिंपल लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे देखो, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, अब मोड को मैंने सीधे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और दिशा दोनों की सेम हो गई तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दिशा जो हो गई, अब हमेशा ध्यान रखना द्विध्रुव के अंदर जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, तो यहाँ पे जो दिशा हो जाएगी वो B2P है और A2P है, तो मतलब कि यहाँ पे लिख देना चाहे तो A2P लिख देना, A2P या तो A2B लिख देना, देखो A2P और B2P, तो A की ऐसे B की तरफ है, ठीक है, A की B की तरफ क्या है, इसकी दिशा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो के क्यू कॉमन, तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन बन जाती है इसकी, ये निकल कर जाएगा, ये तीव्रता को हटा रहा हूँ भाई मैं, आप इसको कर देना सीधे, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ मैं ताकि अपन दिक्कत नहीं होगी, सीधा मान लो, तो हो जाएगा E इक्वल्स टू के क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, आप लोग इस फॉर्मूले को देख सकते हो वहां पे जाके, और यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि सर ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे अगर हम इसको फॉर्मूले को बनाने से पहले एक स्टेप और आगे बढ़ा लो ना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, अब बन जाएगा फॉर्मूला इजीली, क्योंकि तो यहाँ पे ये जब ये इससे माइनस होगा तो बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, जो दिशा है वो ये है, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं E इक्वल्स टू के क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको ओपन कर लो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया इसको, अगर हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसल आउट, तो यहाँ पे 4RA बचता है, इक्वल्स टू के क्यू, ऊपर बचता है 4RA, और एक कंडीशन है भाई यहाँ पे R बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में A, तो जो A है उसको अप्रोक्स क्या मान लेंगे 0, तो यहाँ पे नीचे की तरफ, ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है, ऊपर कंपैरिजन नहीं है तो वहां नहीं चेंज करना है अपने को, 4RA अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो E इक्वल्स टू के क्यू और 4RA अपॉन
r⁴, यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e इक्वल्स टू के, अब देखो यहाँ पे 2.2a कर ले क्या इसको, 2k q.2a, मैंने 4 को 2 into 2 कर लिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। क्यों किया, q.2a को हम p लिख सकते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा r3। हम इसको हम लिख सकते हैं e इक्वल्स टू 2kp अपॉन r3, और दिशा चलने देना भाई साथ में, ये है a to b, तो यहाँ पे सारा वेक्टर है, अगर यहाँ पे हम दिशा लगाएंगे ना तो ये सब किस में आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा, और यहाँ पे भी a to b, ठीक है। यहाँ भी a to b लिख देना, यहाँ भी क्या लिखना है आपको, a to b वेक्टर, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको स्टेप को दोबारा यहाँ पर लिखना चाहूँ, लास्ट में हमारा जो इक्वेशन आई है वो आई है e वेक्टर इक्वल्स टू 2kp अपॉन r3, और यहाँ पे a to b क्या है, दिशा है। ये लास्ट में क्वेश्चन आएगा, अगर किसी को वहां नहीं दिख रही हो तो इसके साथ में हम यहाँ पे इसका ग्राफ भी डेवलप कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैंने इसको मिटाया। यहाँ पे हम ग्राफ भी डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे e प्रोपोर्शनल p होता है, भाई 2 के कांस्टेंट है तो p कांस्टेंट नहीं है, और 1 होता है e प्रोपोर्शनल 1/r3। इसके लिए तो हो जाएगा ये तो e और p में बन गया, तो इसको लिख देंगे e प्रोपोर्शनल p, और इसके लिए हो जाएगा e और r के लिए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा e प्रोपोर्शनल 1/r3। हमेशा ध्यान रखना है, ग्राफ अपन OC 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे ये लास्ट में जो स्टेप आई है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट निरक्ष पर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है और डाउट नहीं भी है तो आप फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें, और जो भी चीज़ें हैं वहाँ से सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में मिल जाएंगे, अगर नहीं भी हैं तो लिख लीजिएगा 7877170973 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।